आज की इस विशेष ऑडियो बुक श्रृंखला में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ल्यूसेंट जीके ऑडियो बुक सीरीज, जहां हम कठिन से कठिन विषयों को आसान, स्पष्ट और याद रखने योग्य तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण यात्रा। नमस्कार, मैं भी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये श्रृंखला खास तौर पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सामान्य ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं। इस सीरीज में हम प्राचीन भारत को अलग अलग भागों में समझेंगे ताकि हर विषय आपको सरल, व्यवस्थित और लंबे समय तक याद रहने वाले रूप में मिल सके। आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इस एपिसोड में हम सिर्फ तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें समझेंगे, जोड़ेंगे और एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप इसे महसूस कर सकें और आसानी से याद रख सकें। हम इस चर्चा में आपको समय, स्थान, प्रमुख नगर, सामाजिक जीवन, व्यापार और उस अद्भुत नगर व्यवस्था के बारे में बताएंगे जिसने हजारों साल पहले ही आधुनिकता की झलक दिखा दी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि सामान्य ज्ञान अब आपको कठिन न लगे बल्कि एक रोचक अनुभव बने, तो इस पूरे एपिसोड के साथ अंत तक जुड़े रहिए। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्राचीन भारत की इस पहली कड़ी को, सिंधु घाटी सभ्यता। आप सुन रहे हैं ल्यूसेंट जीके ऑडियो बुक सीरीज और ये है प्राचीन भारत। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले अध्याय से, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय और उसकी खोज। बिल्कुल, और किसी भी सभ्यता को समझने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर सभ्यता का मतलब क्या होता है। सही कहा आपने। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, लेकिन इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। जब किसी समाज में लोग एक संगठित तरीके से रहने लगते हैं, उनके पास रहने के लिए व्यवस्थित घर होते हैं, खेती, व्यापार, नियम कानून और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हो जाती हैं, तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। मतलब ये कि सभ्यता केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित जीवन शैली है। बिल्कुल, और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये सुनकर एक सवाल आता है कि जब ये सभ्यता हजारों साल पुरानी है, तो हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिली? इसकी खोज कैसे हुई? ये बहुत रोचक कहानी है। दरअसल 1920 के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने पंजाब क्षेत्र में खुदाई शुरू की। इसी दौरान उन्हें एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले, जिसे आज हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। यानी हड़प्पा वो पहला स्थान था जहां से इस सभ्यता के प्रमाण मिले। जी हाँ, इसके बाद मोहनजोदड़ो और अन्य कई स्थलों पर भी खुदाई की गई और धीरे धीरे ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई एक शहर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और विकसित सभ्यता थी। और शायद इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। चूंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि उस समय की तकनीक आज जितनी विकसित नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी खोज कर पाना अपने आप में अद्भुत है। सही कहा आपने। और जब इन स्थलों की गहराई से जांच की गई तो वहां से पक्की ईंटों के मकान, नालियां, सड़कों के अवशेष और कई तरह की कलाकृतियां मिली, जो ये साबित करती हैं कि ये सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ प्राचीन ही नहीं, बल्कि उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक भी थी? जी बिल्कुल। यही वजह है कि आज भी इतिहासकार और शोधकर्ता इस सभ्यता को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। तो अब तक हमने समझा कि सभ्यता क्या होती है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसकी खोज कैसे हुई। आगे बढ़ते हुए अगले अध्याय में हम जानेंगे इस सभ्यता का समय और इसका भौगोलिक विस्तार, जो इसे और भी रोचक बनाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का समय और उसका भौगोलिक विस्तार। जी हाँ, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये सभ्यता कब अस्तित्व में थी और कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। सबसे पहले समय की बात करते हैं। अक्सर छात्रों के मन में ये सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है। बिल्कुल, और इसका सीधा उत्तर है ये सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यानी आज से करीब 4000 से 4500 साल पहले। ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय इतनी विकसित सभ्यता मौजूद थी।
सही कहा आपने। और खास बात यह है कि उस समय दुनिया के कई हिस्सों में इतनी उन्नत नगर व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी जितनी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। अब अगर हम इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये सिर्फ एक शहर या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। जी हाँ, ये सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं कि ये किन-किन क्षेत्रों में फैली हुई थी? जरूर। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभ्यता थी जो आज के कई राज्यों और देशों में फैली हुई थी। बिल्कुल। और यही कारण है कि इसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं बल्कि हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कई प्रमुख स्थल अलग अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि इस सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। जी हाँ, क्योंकि उस समय जल ही जीवन का सबसे बड़ा आधार था। नदियों के किनारे बसने से खेती करना आसान होता था, पानी की उपलब्धता रहती थी और व्यापार के लिए भी ये स्थान अनुकूल होता था। मतलब ये कि उस समय के लोग अपने स्थान का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते थे। बिल्कुल, ये हमें उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझदारी का प्रमाण भी देता है। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो इतने बड़े क्षेत्र में एक जैसी संस्कृति और व्यवस्था होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही कहा आपने। और यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है कि इतने विशाल क्षेत्र में भी एक समानता देखने को मिलती है, चाहे वो नगर योजना हो, निर्माण शैली हो या जीवन शैली हो। तो अब तक हमने समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था और ये कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अगले अध्याय में हम इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां से हमें इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अध्याय के साथ ये विषय और भी रोचक होता जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। जी हाँ, और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं स्थलों से हमें इस पूरी सभ्यता के बारे में वास्तविक और ठोस प्रमाण मिलते हैं। बिल्कुल। अब तक हमने समय और विस्तार के बारे में समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां ये सभ्यता वास्तव में विकसित हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा वही स्थान जहां से सभ्यता की पहली बार खोज हुई थी। जी हाँ, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से पक्की ईंटों के मकान, अनाज के भंडार और कई तरह की मुहरें मिली हैं जो एक विकसित समाज की ओर संकेत करती हैं। यानी हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इस पूरी सभ्यता को समझने की शुरुआत था। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को अक्सर मृतकों का टीला भी कहा जाता है ना? जी हाँ, ये स्थान सिंध क्षेत्र में स्थित है और यहाँ से कई महत्वपूर्ण संरचनाएं मिली हैं, जैसे कि प्रसिद्ध ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ जो उस समय की उन्नत जल व्यवस्था और सामाजिक जीवन को दर्शाता है। सही कहा आपने। इसके अलावा यहाँ की सड़कों की योजना, मकानों की बनावट और जल निकासी प्रणाली भी बेहद व्यवस्थित थी। अब अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ भी इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल पाए गए हैं। जी हाँ, जैसे लोथल जो गुजरात में स्थित है। लोथल को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर माना जाता है ना? बिल्कुल। यहाँ से एक विशाल गोदी यानी डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि उस समय समुद्री व्यापार भी विकसित था। यानी सिंधु घाटी के लोग सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सक्रिय थे। जी हाँ। अब बात करते हैं कालीबंगन की, जो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन की खासियत क्या है? यहाँ से कृषि के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि हल से जोते गए खेतों के निशान। इसके अलावा यहाँ अग्निकुंड भी पाए गए हैं जो धार्मिक गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं। यानी हर स्थल की अपनी एक विशेषता है जो हमें उस समय के जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में मदद करती है। बिल्कुल। और यही वजह है कि इन सभी स्थलों को मिलाकर हमें सभ्यता की एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर बना पाते हैं। अगर हम ध्यान दें तो इन सभी स्थलों में कुछ समानताएं भी दिखाई देती हैं, जैसे निर्माण शैली, नगर योजना और जीवन शैली। सही कहा आपने। ये समानता ये दर्शाती है कि उस समय एक संगठित और विकसित संस्कृति मौजूद थी जो इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। तो अब तक हमने जाना कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन जैसे प्रमुख स्थल इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगले अध्याय में हम बात करेंगे इस सभ्यता की सबसे खास विशेषता नगर योजना के बारे में, जो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस पहलू में जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को वास्तव में अद्वितीय बनाया। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। जी हाँ, और अगर इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो वो है इसकी अद्भुत और सुव्यवस्थित नगर योजना, जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। सच में,
हजारों साल पहले इतनी एडवांस प्लानिंग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले बात करते हैं शहरों की संरचना की। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश शहर एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे, जिसे हम आज ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ग्रिड प्रणाली यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं? बिल्कुल, शहर की सड़कें सीधी और चौड़ी होती थीं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। इससे पूरा शहर छोटे छोटे भागों में बंट जाता था, जिससे आवागमन और प्रबंधन आसान हो जाता था। यानी ये पूरी तरह से प्लान्ड सिटी थी, बिना किसी अव्यवस्था के। जी हाँ। अब अगर हम घरों की बात करें तो अधिकांश मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। क्या इन घरों में कोई खास व्यवस्था भी होती थी? बिल्कुल, हर घर में कमरे, आंगन और पानी के लिए कुएं की व्यवस्था होती थी। कई घर 2 मंजिला भी होते थे, जो उस समय की उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाते हैं। ये सुनकर लगता है कि उस समय के लोग सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुविधाजनक जीवन के लिए भी सोचते थे। सही कहा आपने। और सबसे खास बात यह है कि घरों के दरवाजे अक्सर मुख्य सड़क की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते थे, जिससे गोपनीयता बनी रहती थी। यानी प्राइवेसी का ध्यान भी रखा जाता था, जो आज के आधुनिक शहरों में भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शहर के 2 मुख्य हिस्सों की, ऊपरी नगर और निचला नगर। ऊपरी नगर, जिसे किला या दुर्ग क्षेत्र भी कहा जाता है? जी हाँ, ऊपरी नगर में प्रशासनिक और महत्वपूर्ण इमारतें होती थीं, जबकि निचले नगर में आम लोग रहते थे। यानी शहर को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित थे। बिल्कुल। और ये विभाजन ये दर्शाता है कि उस समय सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी काफी संगठित थी। अगर हम आज के नजरिए से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं लगती। सही कहा आपने। यही कारण है कि इतिहासकार इसे दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन नगर योजनाओं में से एक मानते हैं। तो अब तक हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कितने व्यवस्थित, वैज्ञानिक और आधुनिक सोच के अनुसार बनाए गए थे। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता की एक और अद्भुत विशेषता, जल निकासी प्रणाली के बारे में, जो इसकी उन्नत सोच का एक और प्रमाण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा हमें बार बार ये एहसास दिला रही है कि प्राचीन भारत कितना समृद्ध और विकसित था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। जी हाँ, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस सभ्यता की सबसे प्रभावशाली उपलब्धियों में से एक इसकी उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। सच में आज भी कई शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन हजारों साल पहले ये व्यवस्था इतनी विकसित थी, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग हर घर में पानी के निकास की व्यवस्था थी। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे सड़कों के किनारे बनी नालियों में जाता था। यानी ये व्यवस्था केवल घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे शहर के स्तर पर बनाई गई थी। जी हाँ, और खास बात ये थी कि ये नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थीं और ऊपर से ढकी हुई रहती थीं, ताकि गंदगी बाहर न फैले और सफाई बनी रहे। मतलब साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल, और इन नालियों की नियमित सफाई के लिए भी विशेष प्रबंध थे। जगह जगह पर ऐसे ढक्कन या छेद बनाए गए थे जिनसे सफाई की जा सके। यानी उस समय मेंटेनेंस सिस्टम भी मौजूद था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही कहा आपने। अब अगर हम इस सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, जिसे उस समय का सार्वजनिक स्नानागार माना जाता है। जी हाँ, ये एक विशाल जलकुंड था जिसमें पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था थी। इसकी दीवारें पक्की ईंटों और जल रोधी कबाड़ से बनी थीं, ताकि पानी रिसे नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि उस समय लोग केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देते थे। बिल्कुल, ये स्थान केवल स्नान के लिए ही नहीं, बल्कि संभवतः धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए भी उपयोग किया जाता था। अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुव्यवस्थित जीवन को बहुत महत्व देते थे। सही कहा आपने, और यही कारण है कि उनकी जल निकासी प्रणाली आज भी एक आदर्श मानी जाती है।
तो अब तक हमने समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की ड्रेनेज सिस्टम कितनी उन्नत और व्यवस्थित थी। अगले अध्याय में हम इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे, जो इसे और भी समृद्ध बनाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर नया अध्याय इस सभ्यता की एक नई और रोचक परत खोल रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार। जी हाँ, और किसी भी सभ्यता की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी संगठित और विकसित है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आजीविका के मुख्य साधन क्या थे। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। लोग गेहूं, जौ, कपास और अन्य फसलों की खेती करते थे। कपास की खेती का उल्लेख खास है, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास का उपयोग यहीं हुआ था। बिल्कुल सही। इसके अलावा पशुपालन भी उनकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग गाय, बैल, भेड़ और बकरियां पालते थे। यानी कृषि और पशुपालन दोनों मिलकर उनकी जीवन व्यवस्था को मजबूत बनाते थे। जी हाँ, अब अगर हम व्यापार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे दूर दराज के क्षेत्रों से भी व्यापार करते थे। क्या इसका मतलब है कि उनका विदेशी व्यापार भी था? बिल्कुल। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं। वहाँ की खुदाई में सिंधु सभ्यता की मोहरें और वस्तुएं पाई गई हैं। ये दर्शाता है कि उस समय के लोग समुद्री और स्थल मार्ग दोनों से व्यापार करते थे। जी हाँ, खासकर गुजरात का लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, माप और तौल की व्यवस्था। क्या ये भी उस समय विकसित थी? बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास सटीक माप तौल की प्रणाली थी। वे पत्थर के बने हुए मानकीकृत बाट और तराजू का उपयोग करते थे। यानी व्यापार पूरी तरह से व्यवस्थित और नियमों के अनुसार होता था। जी हाँ, इसके अलावा वे कई प्रकार के शिल्प कार्य भी करते थे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण तैयार करना और धातु से वस्तुएं बनाना। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये केवल कृषि आधारित समाज नहीं था, बल्कि एक विकसित आर्थिक तंत्र था। बिल्कुल। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर भी थे और व्यापार के माध्यम से अन्य सभ्यताओं से जुड़े भी थे। तो अब तक हमने समझा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प कार्य पर आधारित थी। अगले अध्याय में हम इस सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमें उनके सोच और विश्वासों को समझने में मदद करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये यात्रा हमें एक समृद्ध और सुव्यवस्थित समाज की गहराई तक ले जा रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन। जी हाँ, और ये अध्याय हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके रहन सहन और उनके विश्वासों को समझने में मदद करता है। अब तक हमने नगर योजना, व्यापार और व्यवस्था के बारे में जाना, लेकिन अब सवाल ये है कि उस समय के लोग समाज में कैसे रहते थे। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज काफी व्यवस्थित और संगठित माना जाता है। यहाँ के लोग एक अनुशासित जीवन जीते थे और उनके समाज में शांति और स्थिरता देखने को मिलती है। क्या उस समय वर्ग व्यवस्था जैसी कोई चीज मौजूद थी? स्पष्ट रूप से तो इसका प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाज में कुछ वर्गों का विभाजन जरूर रहा होगा, जैसे कि व्यापारी, कारीगर और किसान। यानी समाज पूरी तरह समान नहीं था, लेकिन फिर भी एक संतुलन बना हुआ था। जी हाँ। अब अगर हम उनके रहन सहन की बात करें तो वे साफ सुथरे और व्यवस्थित जीवन को महत्व देते थे, जैसा कि हमने उनकी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली में देखा। अब बात करते हैं उनके धार्मिक जीवन की। ये हमेशा एक रोचक विषय होता है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में हमें सीधी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी लिपि अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। तो फिर हम उनके धर्म के बारे में कैसे जानते हैं? हमें उनके द्वारा छोड़ी गई मूर्तियों, मोहरों और अन्य पुरातात्विक अवशेषों से कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि मातृ देवी की मूर्तियां, जो संभवतः उर्वरता या प्रकृति की पूजा को दर्शाती हैं। जी हाँ। इसके अलावा एक मोहर पर एक ऐसे पुरुष की आकृति मिली है जो योग मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसे कुछ लोग प्रोटो शिव या पशुपति से जोड़कर देखते हैं। यानी उस समय भी प्रकृति और पशुओं से जुड़ी आस्था का महत्व था। बिल्कुल। इसके अलावा पेड़ पौधों, विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। ये जानकर ये भी लगता है कि उनका धर्म प्रकृति के बहुत करीब था। सही कहा आपने। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ से अग्निकुंड और यज्ञ जैसे प्रमाण भी मिले हैं, जो किसी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं।
तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन अनुशासित और शांतिपूर्ण था और उनका धार्मिक जीवन प्रकृति और प्रतीकों पर आधारित था। बिल्कुल, और यही बातें हमें इस सभ्यता के मानवीय और सांस्कृतिक पक्ष को समझने में मदद करती हैं। अगले अध्याय में हम इस सभ्यता की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जो उनकी रचनात्मकता और सौंदर्य बोध को दर्शाती है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा हमें एक प्राचीन लेकिन अत्यंत विकसित समाज के और करीब ले जा रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता की कला और संस्कृति। जी हाँ, और ये अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि उस समय के लोग केवल व्यवस्थित जीवन ही नहीं जीते थे, बल्कि उनमें रचनात्मकता और सौंदर्य बोध भी काफी विकसित था। बिल्कुल, किसी भी सभ्यता की असली पहचान उसकी कला और संस्कृति से ही होती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले बात करते हैं उनकी मूर्ति कला की। सिंधु घाटी सभ्यता से कई सुंदर मूर्तियां मिली हैं, जो उनकी कला कौशल को दर्शाती है। जैसे कि प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य से बनी हुई है। जी हाँ, ये मूर्ति बहुत ही आकर्षक है और इसमें एक आत्मविश्वास से भरी नर्तकी को दर्शाया गया है, जो उस समय की कला की उत्कृष्टता को दिखाती है। इसके अलावा पुरोहित राजा की मूर्ति भी काफी प्रसिद्ध है, जो उस समय के उच्च वर्ग या नेतृत्व को दर्शाती है। बिल्कुल। अब अगर हम मोहरों यानी सील्स की बात करें, तो ये भी सिंधु सभ्यता की एक खास पहचान है। इन मोहरों पर विभिन्न प्रकार के पशुओं की आकृतियां और कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने होते थे, है ना? जी हाँ, इन मोहरों का उपयोग व्यापार में पहचान के लिए किया जाता था और इन पर बनी आकृतियां उनके धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वासों को भी दर्शाती हैं। अब बात करते हैं उनके बर्तनों की, यानी पॉटरी की। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में भी काफी कुशल थे। उनके बर्तनों पर सुंदर डिजाइन और चित्र बनाए जाते थे, जो उनकी कलात्मक समझ को दिखाते हैं। यानी रोजमर्रा की चीजों में भी कला का समावेश था। बिल्कुल। इसके अलावा वे आभूषण बनाने में भी निपुण थे। सोना, चांदी, तांबा और अर्धकीमती पत्थरों से बने गहने उनके उच्च स्तर के शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। ये जानकर ये भी लगता है कि उस समय के लोग सौंदर्य और सजावट को भी महत्व देते थे। सही कहा आपने। और यही नहीं, उनके कपड़ों और पहनावे के बारे में भी संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सादगी के साथ साथ सुसज्जित जीवन जीते थे। अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध थी। बिल्कुल। उनकी कला और संस्कृति ये दिखाती है कि वे लोग रचनात्मक, सौंदर्यप्रिय और विकसित सोच वाले थे। तो अब तक हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला कितनी उन्नत थी और उनकी संस्कृति कितनी समृद्ध थी। अगले अध्याय में हम इस सभ्यता की लिपि और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं इस सभ्यता के सबसे रहस्यमयी पहलू में। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने अगले अध्याय में, जो इस पूरी सभ्यता के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और उसके रहस्य। जी हाँ, और यही वो विषय है जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। अब तक हमने इस सभ्यता के नगर, जीवन शैली, कला और व्यापार के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन जब बात आती है उनकी भाषा और लिखने की प्रणाली की, तो वहां अभी भी कई सवाल अनुत्तरित है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हमें मोहरों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर मिलती है, उसे आज तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यानी हमारे पास चिन्ह तो हैं, लेकिन उनका सही अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं है। जी है, इन चिन्हों को हम सिंधु लिपि कहते हैं। ये लिपि छोटे छोटे प्रतीकों से बनी होती है, जो अक्सर मोहरों पर खुदे हुए मिलते हैं। क्या इन प्रतीकों की संख्या या प्रकार के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, अब तक लगभग 400 से अधिक अलग अलग प्रतीकों की पहचान की जा चुकी है। ये प्रतीक कभी अकेले तो कभी क्रम में दिखाई देते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये एक व्यवस्थित लिपि थी। लेकिन अगर ये इतनी व्यवस्थित थी, तो फिर इसे पढ़ना इतना कठिन क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला है, जैसे कि रोजेटा स्टोन, जिससे तुलना करके लिपि को समझा जा सके। यानी हमारे पास ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जो हमें इन प्रतीकों का सही अर्थ बता सके। बिल्कुल। इसके अलावा इस लिपि के जो लेख मिले हैं वो बहुत छोटे हैं, आमतौर पर कुछ ही चिन्हों तक सीमित। इससे भी इसे समझना और कठिन हो जाता है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य में इस लिपि को पढ़ा जा सके? संभावना हमेशा बनी हुई है। नए शोध और तकनीकों की मदद से इतिहासकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाए।
अगर ऐसा होता है तो हमें इस सभ्यता के बारे में और भी गहराई से जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल। तब हम उनके विचार, उनकी भाषा और उनके दैनिक जीवन को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब तक हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्य है जिसे आज तक पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। और यही रहस्य इस सभ्यता को और भी रोचक बनाता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता के पतन के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक समाप्त हो गई? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम इस कहानी के अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस अंतिम अध्याय में, जिसका विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। जी हाँ, और ये विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही रहस्यमयी भी है, क्योंकि आज तक ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतनी विकसित सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो गई। सच में ये सोचने वाली बात है कि जिस सभ्यता में इतनी उन्नत नगर योजना, व्यापार और सामाजिक व्यवस्था थी, वो अचानक कैसे खत्म हो सकती है। बिल्कुल। इतिहासकारों ने इस विषय पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन किसी एक कारण को पूरी तरह निश्चित नहीं माना जा सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। जी हाँ, कुछ विद्वानों का मानना है कि बार बार आने वाली बाढ़, भूकंप या जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा। यानी प्राकृतिक परिस्थितियां इतनी बदल गईं कि वहां रहना मुश्किल हो गया। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है नदियों के मार्ग में परिवर्तन। मतलब जो नदियां इस सभ्यता की जीवन रेखा थीं, वही धीरे धीरे अपना रास्ता बदल गईं। जी हाँ, जब नदियों का पानी कम हो गया या उनका मार्ग बदल गया तो खेती और जल की उपलब्धता पर असर पड़ा, जिससे लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। कुछ लोग बाहरी आक्रमण को भी इसका कारण मानते हैं, है ना? हाँ, पहले ऐसा माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हुई, लेकिन आज इस सिद्धांत को उतना मजबूत नहीं माना जाता। यानी ये कहना सही होगा कि पतन का कारण एक नहीं, बल्कि कई कारकों का संयुक्त प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई, नगर खाली होने लगे और लोग अन्य क्षेत्रों में बसने लगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये सभ्यता अचानक समाप्त नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे इसका पतन हुआ। सही कहा आपने। और इसी कारण इसके कई सांस्कृतिक तत्व आगे की सभ्यताओं में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पूरे अध्याय को संक्षेप में समझें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें प्राकृतिक, भौगोलिक और सामाजिक सभी कारण शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि ये विषय आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है। तो इसके साथ ही हम प्राचीन भारत के पहले भाग सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि इस पूरे संवाद के माध्यम से आपको इस सभ्यता को समझने में आसानी हुई होगी और ये आपके लिए याद रखने योग्य बन गया होगा। अगले भाग में हम प्राचीन भारत के एक और महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस विस्तृत चर्चा के साथ हम प्राचीन भारत की अपनी पहली कड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे ऑडियो एपिसोड में हमने सभ्यता के हर महत्वपूर्ण पहलू को क्रमबद्ध तरीके से समझा। इसकी खोज, समय, विस्तार, प्रमुख स्थल, नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जीवन, कला और संस्कृति, लिपि और अंततः इसके पतन तक। हमारी कोशिश यही रही कि आपको केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और जुड़ी हुई समझ मिले, जिससे ये विषय आपके लिए सरल और याद रखने योग्य बन सके। यदि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो तो आप इस ऑडियो को अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और व्यवस्थित कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी भाग आपको समय पर मिलते रहें। अगले एपिसोड में हम प्राचीन भारत के दूसरे महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक काल को इसी तरह विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।